हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में और इसको कंटिन्यू करेंगे अभी हम। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के बारे में क्या पढ़ रहे थे सर? ट्रांसफॉर्मर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि भाई इसके पास एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। अब फिलहाल चीजों में बदलाव आ चुका है थोड़ा सा, नहीं है बट हायर लेवल पे थोड़ा चेंज ये आ चुका है कि हम इसको अब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी नाम देना थोड़ा सा बंद कर दिया है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि आप ऐसा नहीं है कि प्राइमरी का मतलब पहली ही वाइंडिंग रहे। अगर आपको वोल्टेज हम इधर से भी अप्लाई कर सकते हैं, इस साइड से भी अप्लाई कर सकते हैं, इधर से अपने आपकी पावर इधर से भी अप्लाई कर सकते हैं जिधर आपका बल्ब लगा हुआ, और आउटपुट आपकी इस साइड भी ले सकते हैं। तो बट ठीक है, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्राइमरी सेकेंडरी चल रहा है। अगर प्राइमरी सेकेंडरी ना दे, अगर वो नहीं भी देता है तो आप ऐसे समझ जाइए उसमें लिखा हो दे देगा लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग का मतलब ये है जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, ये जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 जितने भी हैं, और जिधर ये सेकेंडरी में दिखाई दे रहे हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, ओके सर जी। तो नंबर ऑफ टर्न्स जिधर कम होंगे उधर लो वोल्टेज रहेगी, जिधर ज्यादा रहेंगे उधर ज्यादा नंबर ऑफ, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उधर हाई वोल्टेज रहेगी। तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी में ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाना अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी देता है तो। ठीक, मैंने आप लोगों को इसकी वर्किंग बताई थी, एक बार फिर से बता देता हूँ क्या कहानी है। आपका ट्रांसफॉर्मर है, इसके पास दो कॉइल होंगे, एक प्राइमरी कॉइल बोल सकते हैं, उसको सेकेंडरी कॉइल बोल सकते हैं। इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, इसके बीच में कोर होती है जिससे आसानी से फ्लक्स का हम फ्लो करा सके, फ्लक्स को बेहतर तरीके से दूसरी कॉइल के साथ लिंक करा सके। इसलिए ये हमने आपकी जो कोर है जिसको हम सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं, ठीक है, ऐसे मटेरियल की बनाई जाती है जिससे आसानी से ज्यादा मैक्सिमम फ्लक्स इधर से इधर फ्लो हो सके, दूसरे कोइल के साथ लिंक हो सके। वहां पर फ्लक्स लिंक होगा तो वहां पर फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि ये एसी है, एसी में करंट हर टाइम चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और फ्लक्स चेंज होता रहता है देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ, ये सेकेंडरी, जिसको ये वीएस लिखा हुआ है। ये आपकी सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसके अंदर आपकी इंड्यूस ईएमएफ है। यहाँ पर वीपी जो लिखा हुआ है ये प्राइमरी में जितनी आपकी यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ है। ठीक है बालक, दोनों के अंदर हम ये मान के चलते हैं ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो सबसे हाईली, बहुत ज्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है, लगभग जितनी इनपुट दोगे उतनी ही लगभग आउटपुट दे देगा, 99% से भी ऊपर। जबकि आपकी जो बाकी मशीन से आपका जनरेटर हुआ या आपका मोटर हुआ, उनकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत खराब होती है कंपेरेटिवली, 70% 80%, बस दैट्स इट। हार्डली 70 60 70 पर खत्म हो जाती है कहानी। ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, उसका एक बड़ी वजह यह है कि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब समझते हैं इस कहानी को थोड़ा सा अच्छे से। तो प्यारा बच्चा, आपने यहाँ पर इनपुट में दी एसी। आपको ये रीजन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मर है डीसी पर काम नहीं करता है, एसी पर काम करता है आपका ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आपने इधर से इनपुट दी, यहाँ पर अप्लाई की, यहाँ पर आपने वोल्टेज अपनी अप्लाई कर दी, जो भी आपके पास एसी है, जो भी वोल्टेज है आपकी, सपोज करो 240 वोल्ट है या 230 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, वट एवर भी वोल्टेज इधर अप्लाई कर दी। अच्छा, उसकी वजह से क्या बना है, यहाँ पर फ्लक्स बना, ये जो फाई एम जो लिखा हुआ है, एक्चुअली दिस इज फाई एम नॉट क्यू एम, ये फ्लक्स फाई। ठीक है, फ्लक्स फाई इस कोइल में रोटेट होगा। तो फ्लक्स फाई भी ऐसा नहीं कि एक ही तरफ चलता रहेगा क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं है, आधे साइकिल में इधर, अगले आधे साइकिल में वापस, मतलब इसमें चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा। नंबर, ये जो कोइल है ये फिक्स है, ठीक है, इसके अंदर से जो फ्लक्स लिंकेज है वो भी चेंज होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। यहां पर अगर मैं यहाँ की बात करूं, सपोज करो ईपी लिख देता हूं, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी। कितनी होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ? तो आप कहोगे सर माइनस डी5/dt, या सिंपली अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डी5/dt होता है। या फिर मोर स्पेसिफिकली नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं प्राइमरी में, एनपी मान लेता हूं मैं। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने टर्न है, 10 12 जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स एनपी मान लेता हूं, तो इतनी रहेगी इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, बिल्कुल सर। 5 फ्लक्स, कितनी जैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है, यही सेम फ्लक्स इधर से लिंक होकर इधर जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं यहां पर इंड्यूस ईएमएफ कितनी होगी, तो आप कहोगे ईएस बोल दो, वीएस बोल दो, जो आपको बोलना, कितनी हो जाएगी सर? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके सेकेंडरी के, एनएस डी5/dt। अगर हमसे पूछता है इसका प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफॉर्मर का, तो म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, इसके अंदर से जो आपका फ्लक्स लिंक हो रहा है दूसरे के साथ लिंक होता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर प्राइमरी में जो आपका ये होगा इंड्यूस ईएमएफ इतना रहेगा, सेकेंडरी में जो रहेगा इतना रहेगा। अगर मैं प्राइमरी के इंड्यूस ईएमएफ को डिवाइड कर दूं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से,
तो कैसा रहेगा, ईपी अपॉन ईएस, ये इंड्यूस ईएमएफ है, या फिर जिसको आप वीएस बीपी बोल रहे हो वही बात है। ये जो वीएस ये और वीएस और वीपी लिखा हो वही बात है, मैंने ई से नोट कर लिया, आप वी से नोट करना वी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। विल बी इक्वल टू एनपी डी फाइव बाई डी टी, फ्लक्स दोनों में सेम है फाइव, यस सर, नीचे एनएस डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी कैंसिल आउट कर सकते हो आप, दोनों में सेम है। तो आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है इन प्राइमरी टू द इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। समझ में आ गई बात, इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या ट्रांसफर रेशियो बोलते हैं, कैसे नोट कर लेते हैं। तो आपका प्राइमरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी में कितने हैं, या फिर उसका जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ बच्चों को बड़ा लगता है सच्ची सर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ के, कुछ बच्चों के दिमाग में डेफिनेटली आते हैं जिनको कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है चीजों की, वो सोचते हैं सर मैं इसे वोल्टेज बढ़ा सकता हूँ, तो आंसर यस। सपोज करो अपने घर पर 12 वोल्ट की कोई एसी आई रिपीट एसी का है, छोटी सी आपकी वोल्टेज है 12 वोल्ट, ठीक है। या फिर आप कहीं पर काम कर रहे हो कोई कंपनी के अंदर, किसी पावर प्लांट के अंदर, तो उन्होंने जनरेट की 240 या 220 या 10 वोल्ट, जो भी आपको मानना मान सकते हो। सपोज करो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, लेट इट बी 220 वोल्ट है आपके पास अवेलेबल। आपने कहा कि सर हमें यहाँ से हल्द्वानी से दिल्ली तक इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, उन्होंने कहा ठीक है भेज दो। सपोज करो दिल्ली में आपका पावर कट हो गया, तो कुछ ग्रिड फेलियर वगैरह हो गया, तो आपको क्या काम करना है, ट्रांसफॉर्मर लेना है, ये रखा ट्रांसफॉर्मर, उसकी कोर। सपोज करो इधर आपने नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पर 1 2 3 4, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स। सपोज करो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है 100 थे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि आपको इधर वोल्टेज जो भेजनी है, आपके जो सीनियर है उन्होंने कहा कि यहाँ पर वोल्टेज भेजना चाहते हो आप इधर की तरफ, तो आउटपुट वोल्टेज आपकी 220 वोल्ट नहीं चलेगी। आपने पूछा कितना, तो आप कहोगे सर कम से कम 2.2 केवी, या फिर कहिए 2200 वोल्ट आपकी, या 22,000 हो सकता है, 22,000 वोल्ट आपको भेजनी है, 22,000। आपको ट्रांसफॉर्मर तैयार करना है। अगर यहाँ पर 100 नंबर ऑफ टर्न्स थे प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स लगाओगे, हाँ जी कितने नंबर ऑफ टर्न्स लगाओगे सेकेंडरी में, बोलिए जल्दी से, क्विक फटाफट से रिप्लाई करो। सामने फॉर्मूला लिखा हुआ आप लोगों के, अगर यहाँ पर 100 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मैंने क्या बताया आपका, जो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज है इंड्यूस यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स के, तो 220 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100, आपका 22,000 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी के, मान लो आप डिवाइड कर दीजिए, क्या जाएगा 20 से 20 मारा, 0 से 0 मारा, मतलब आपका 1/100 टू 100/ns, तो ns कितना आ जाएगा 10 की पावर, मतलब 10,000 राउंड आपके यहाँ पर होने चाहिए राइट साइड में, ठीक है। 10,000 राउंड बिल्कुल सही है, शौर्या, साक्षी, दलीप बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात, तो इधर आपके 10,000 राउंड होने चाहिए, 10,000 राउंड उसके नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए, तब आपकी बात बनेगी, ठीक है बालक। अगर ऐसा होता है तो आपको जितनी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी आप उस पावर पर भेज सकते हैं, उस वोल्ट। कुछ बच्चों को एक बड़ा मन में वहम रहता है, वहम क्या रहता है, उनको लगता है कि यार वोल्टेज हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है, 2-4 वोल्ट प्रोड्यूस करो और उसको बढ़ा दो, पूरे गांव में पूरे शहर में भेज दो, है ना। साइकिल का जो टायर रहता है उससे एक छोटा सा मोटर लूंगा, उसको जनरेटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मैं साइकिल चलाता रहूंगा, 2-4 वोल्ट प्रोड्यूस कर लूंगा, 10 वोल्ट प्रोड्यूस हो जाएगी, और उससे पूरे गांव को इलेक्ट्रिसिटी दे दूंगा मैं, जितना चाहूँ नंबर ऑफ टर्न्स लगा, तो बड़ा आसान काम हो गया। तो इतने लंबे बड़े बड़े पावर स्टेशन क्यों बना रखे हैं, इतने बड़े बड़े पावर स्टेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है, अपना साइकिल चलाऊंगा, उससे 10 वोल्ट प्रोड्यूस कर दिया मैंने, और 10 वोल्ट से पूरे गांव को बिजली दे दूंगा फिर तो मैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके। पर आंसर ऐसा नहीं है। क्यों सर ऐसा क्यों नहीं है बालक, हमें पावर, हमारे जो इक्विपमेंट है उनको पावर चाहिए, उनको खाली वोल्टेज नहीं चाहिए। जैसे ही वोल्टेज आप बढ़ाओगे, पावर आपकी पावर वही रहनी है जितनी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वोल्टेज जैसे बढ़ाओगे आपका करंट डाउन हो जाएगा, करंट घटता चला जाएगा। समझ आ गई, तो आप ऐसा नहीं कर सकते जैसा हमारे दिमाग में जनरली आता है 11-12 के बच्चों के दिमाग में कि यार ये तो बहुत सही है, नंबर ऑफ वाइंडिंग बढ़ा देंगे, अपनी पावर 10 वोल्ट प्रोड्यूस करिए, उसको 1000 किलोवाट बना दूंगा मैं, तो अपने घर के सारे इक्विपमेंट चला लूंगा, अपने गाँव के, अपने कॉलोनी के, और कुछ कुछ तो सोचते हैं पूरे देश के चला लें। क्यों साइंटिस्ट के दिमाग में सब क्यों नहीं आया,
अब पावर जो है आपकी सर्टेन अमाउंट की आपकी वो हो रही होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं पे वायलेट नहीं हो पाएगा। हो क्या रहा है, देखिए जितनी, अगर मैं मान के चलूं कि ये आइडियल है, इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का, पावर का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो जितनी आपने पावर इनपुट दी है वही पावर आउटपुट की आउटपुट रहेगी। पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर रहेगी अगर आइडियल है तब, अदरवाइज तो थोड़े बहुत लॉसेस होते ही हैं, थोड़े बहुत लॉसेस होते ही हैं। अगर ऐसा भी है कि आपने जो पावर इनपुट दी है और वो पावर आउटपुट के बराबर है, तब आपका सोच सकते हैं कि हाँ चीजें अच्छी रहेंगी। लेकिन हमें पता है पावर इनपुट अगर आपकी पावर आउटपुट के बराबर है, होल्ड ऑन, अटक गया मेरे ख्याल से, नहीं, हाँ, पावर इनपुट अगर आपकी पावर आउटपुट के बराबर है, तो पावर इनपुट कितनी दी थी आपने, आप कहोगे सर मैंने इनिशियली वी मान सकते हैं, प्राइमरी को वीपी मान लेते हैं, वोल्टेज इनटू करंट, यही रहता है प्राइमरी का वोल्टेज और प्राइमरी का करंट, ठीक है, विल बी इक्वल टू पावर आउटपुट क्या है, सेकेंडरी की वोल्टेज इनटू सेकेंडरी का करंट। बाय द वे करंट यहाँ पर आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर जी, ऐसा कुछ रहता है। अगर पावर आपकी जितनी इनपुट पर है उतनी आउटपुट, 100% एफिशिएंट है सिस्टम, तब की कहानी बता रहा हूं मैं। आप जरा देखना इस रेशियो को, वीपी अपॉन वीएस विल बी इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आया, वीएस को इधर को इधर ले, क्या हो जाएगा, ये आईएस है, आईएस अपॉन आईपी। मतलब जो ट्रांसफॉर्मर का रेशियो है प्राइमरी टू दी सेकेंडरी, क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू दी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, यस और नो। इसका रेसिप्रोकल है यहाँ पर कहानी करंट के लिए, यहाँ पर ऊपर क्या है सेकेंडरी, यहाँ पर है प्राइमरी। बात समझ में क्या कह रहे हैं। अगर आपने इस केस में अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था, सपोज करो आपके पास जो करंट अवेलेबल था, जो करंट अवेलेबल था 220 वोल्ट और 100 एम्पियर आपके पास करंट था, तो सेकेंडरी में जाने के बाद आपकी वोल्टेज तो बढ़ गई 22,000, लेकिन करंट समझ रहे हो कितना हो जाएगा, एनपी अपॉन एनएस इंटू आईपी, कितना हो जाएगा बालक, 1/10,000 ऑफ प्रीवियस करंट। किसी को अगर डाउट हो कुछ समझना है तो फील फ्री टू आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी को डाउट डिफिकल्टी हो इसमें, बात समझ में ना आई हो तो, कुछ भी ऐसा होगा समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन में जिसकी मैंने बात की थी, 220 वोल्ट और 100 एम्पियर करंट था आपके पास अवेलेबल, आपको ये ट्रांसफर करना है किसी एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, इतने अमाउंट ऑफ पावर आपको भेजनी है। किसी स्टेट में किसी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है बारिश की वजह से आपका ताउते की यास की वजह से तूफान वगैरह सप्लाई नहीं हो पा रही है, वहां की पावर ग्रिड वगैरह काम नहीं कर रही है, आपको सप्लाई देनी है। तो प्यारा बच्चा, अगर आपके पास यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन पर आपके पास 220 वोल्ट और 100 एम्पियर है, आपको वहां पर भेजनी है। उन्होंने कहा कि हमें 22,000 वोल्ट के हिसाब से यहाँ पे भेजिए, ट्रांसमिशन के लिए इतनी जरूरत है। तो वहां पर अगर आप वोल्टेज आपकी 22,000 वोल्ट होगी ना, तो करंट डिप कर जाएगा, करंट तुरंत नीचे जाएगा। कितना करंट हो जाएगा आप यहाँ से देख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितने थे आपको, सर 100, सेकेंडरी में कितने हैं अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितने हैं 10 की पावर 4। आई एस सेकेंडरी नहीं पता, प्राइमरी पता है, हाँ सर 100, तो कितना हो जाएगा बालक, एक सेकंड, हाँ 10 टू पावर 4 नहीं, मैंने गलत बोल दिया शायद वो, आई एस, प्राइमरी सेकेंडरी में कितना नहीं पता, प्राइमरी में कितना 100 सर, ये मर गया, सारे के सारे मर जाएंगे, बिल्कुल आई एस। तो सेकेंडरी में आपका 1 एम्पियर करंट जाएगा, ओनली 1 एम्पियर करंट विल फ्लो, नॉट 1/10 10 की पावर 4, ठीक है, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा आपका, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है, तो बच्चों के दिमाग में आता है कि यार वोल्टेज इतनी बढ़ सकते हैं, खाली वोल्टेज से कहा बात नहीं बनने वाली, ठीक है, ज्यादा पावर ज्यादा इक्विपमेंट आपको रन करने हैं, तो आपकी वोल्टेज और करंट दोनों बेहतर होनी चाहिए आपके पास, और एक बेहतर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में। मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्मर की क्या कहानी है, छोटी जो कहानी है, कैसे नंबर ऑफ टर्न्स उसको अफेक्ट करते हैं आउटपुट वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज पर कैसे कैसे इंपैक्ट रहता है, उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमिना होता है। प्रिंसिपल जो इसका प्रिंसिपल क्या है अगर पूछा जाए तो बालक, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका प्रिंसिपल, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ जी पूछिए सर। किसी भी टाइम पे जो एपी अपने एएस लिखा है ना, वो किसी भी टाइम पे भी होगा ना, मतलब साइन का जो फंक्शन होगा, कैसे कैसे, मैं समझा नहीं। जो ईपी और ईएस है वो साइन के फंक्शन होंगे, तो ये आपने ईपी अपॉन ईएस लिखा है, वो किसी भी टाइम के लिखा है ना, मतलब किसी भी टाइम के लिए हो सकता है। हाँ
तो हर टाइम पे कोई जो रेशियो होगा वो NP/NSE होगा ना। बिल्कुल। और जो आपने IP और आई लिखा है वो भी वही है। सुने सुने सुने, हाँ हाँ, मैं इसको जरा रेक्टिफाई कर देता हूँ। ये VP और VS या EP और ES या फिर IP और IS, ये RMS वैल्यूज है। These are RMS values. Getting my point? सर ये आपकी RMS वैल्यूज हैं। वही फिर नहीं तो कंफ्यूजन आएगा सर, उस टाइम पर हो सकता है आपकी वोल्टेज जो है, करंट जो है 0 हो रहा हो IP का प्राइमरी का, है ना, और IS ना हो रहा हो, कुछ कुछ चीजें ऐसी हो रही हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये RMS वैल्यूज है। ठीक है सर। क्लियर? हाँ, ओके। तो ट्रांसफॉर्मर की कहानी थोड़ी सी चीज समझ में आपके में, एक टर्म इस्तेमाल होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप प्राइमरी सेकेंडरी में नहीं फंसना है प्लीज, ठीक है? चीजों को रटना नहीं है, समझना है। प्राइमरी सेकेंडरी के चक्कर में नहीं फंस जाना कि ये प्राइमरी है तो यही रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मर को पलट दिया, अब हम सप्लाई इस पे दे रहे हैं, इस पे नहीं, इस पे आप क्या आउटपुट ले रहे हैं। तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, कौन सी इनपुट है, कौन से आउटपुट है, या फिर कौन सी हायर वोल्टेज है, कौन सी लोअर वोल्टेज है। बस जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है वो हायर वोल्टेज देगी, जिसमें कम नंबर ऑफ, जिस साइड ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है उधर ज्यादा आपको वोल्टेज मिलेगी, करंट कम मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए एफिशिएंसी। इसमें किसी का कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है वाला का, मैंने बहुत ही मतलब अच्छे से नहीं लिखा है। ठीक है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी नॉट एफिकेसी, बाय द वे आजकल बड़ा फेमस टर्म है एफिकेसी रिगार्डिंग कोविड वैक्सीन। सुनिए, एफिशिएंसी क्या होती है? जितनी आपकी पावर आउटपुट है, आउटपुट वो भी लिख दूं, पावर जो आपके आउटपुट है और पावर जितनी आपने इनपुट दी है, इसका ही रेशियो, इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। मोस्टली डिवाइस में पावर आउटपुट काफी कम हो जाती है एज कंपेयर टू दिस इनपुट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर आपने अभी जो मैंने पिछली केस ली वो एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कुछ ना कुछ लॉसेस होते ही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप लोगों ने देखा है घर के आसपास अगर कोई हैवी ट्रांसफॉर्मर हो तो एक बॉक्स के अंदर रखते हैं उसको, और बॉक्स के अंदर ऑयल भरा हुआ होता है। अगर शायद किसी ने एक्सपीरियंस की हो ये सब चीजें, देखा हो कहीं आसपास, ठीक है, तो वो ऑयल क्यों भरा जाता है सर? वो बल्क इसलिए भरा जाता है हीटिंग के लिए। करंट फ्लो होगा, थोड़ा बहुत वायर में रेजिस्टेंस डेफिनेटली होगा ही होगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस होगा तो उसकी वजह से हीट होगी, I²RT हीट डिसिपेट करेगा। ठीक है, हीट डिसिपेट करेगा तो हीटिंग होगी, वाइंडिंग, वाइंडिंग बर्न भी हो सकती है। और आप लोग ये बात भी नोटिस करते होंगे बालक कि गर्मियों के दिनों में ट्रांसफार्मर वगैरह ज्यादा जलते हैं एज कम्पेयर टू सर्दियों में। ये आपने थर्मोडायनामिक्स और ये सब केटीजी वगैरह जब पढ़ा होगा, जब ये चीज का रीजन आपको समझ में आ गया। गर्मियों के दिनों में इक्विपमेंट जल्दी खराब होते हैं एज कम्पेयर टू सर्दियों के दिनों में इक्विपमेंट, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। बाय द वे यहाँ पर हम उसके बारे में नहीं आते। तो ये रेशियो है आपका एफिशिएंसी का। परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करता तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बात यह है कि क्या इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल रहेगी? एग्जैक्टली आंसर सच्चाई ये है कि थोड़े बहुत तो लॉस होने ही है। एग्जाम्पल के तौर पर पहला लॉस जो आपका हीट की फॉर्म में इंपॉर्टेंट लॉस है। और सर और क्या लॉसेस हो सकते हैं? आपने एक टर्म सुना होगा जब आपने करंट एडी करंट्स, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता ये एडी करंट है क्या। ठीक है, आप में से भी हो सकते हैं 2 4 6 जो मन में दबाए बैठे हों, तो उनको सुना तो है सर एडी करंट, लेकिन सच्चाई क्या है वो ना पता हो। है कोई ऐसा? हेलो, हैंड रेज करना। कोई है ऐसा जिसको नहीं पता एक्चुअली है क्या एडी करंट? नहीं, सबको पता है, सबको पता है, बहुत बढ़िया, तो बहुत ही अच्छा। अगर सबको पता है तो सुनिए एडी करंट क्या होता है। देखिए, कोई अगर मैं एक बल्क में कोई मटेरियल लूं, बल्क मतलब सर, अरे मतलब जैसे मैंने जो ट्रांसफॉर्मर बनाया है उसकी जो कोर बनाई है, और सिंपली मैं चाहूं तो एक पाइप ले लूं, सॉलिड पाइप आयरन का, उसको 4 ऐसे फोल्ड कर दूं, स्क्वायर बना दिया और बन गया मेरा सॉलिड पाइप लेके, या फिर सॉलिड क्यूबॉइड टाइप लेके कोई इस तरह की चीज लेकर के उसके ऊपर वाइंडिंग लपेट दूंगा, बात बन गई। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। तो किया कैसे जाता है? तो किया कैसे जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेमिनेशन की जाती है। अब बच्चों के दिमाग में लेमिनेशन का वर्ड सुनते ही ना याद आता है कि अच्छा वो जो हम अपनी उस पे क्या बोलते हैं, उस पे जो लेमिनेशन कराते थे अपनी मार्कशीट के ऊपर, सर वही वाली? नहीं नहीं बेटा, वो लेमिनेशन नहीं है। ठीक है, तो सर ये लेमिनेशन क्या है, इस लेमिनेशन का मतलब क्या है? तो इस लेमिनेशन का मतलब कुछ ऐसा है, इधर देखिए स्क्रीन की तरफ, हाँ स्क्रीन की तरफ ही देख रहे हैं सर, कहाँ देख रहे हैं? तो लेमिनेशन का मतलब बालक कुछ ऐसा है
ये देखिए ट्रांसफॉर्मर दिख रहे हैं, ये है लैमिनेटेड कोर। इधर देखिए ये कोर है ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। और इसको देखो ये बिल्कुल, अगर आपने कभी छोटे मोटे बच्चे हो, आप कभी ट्रांसफॉर्मर कोई तोड़ दिया हो या फिर कहीं पड़ा मिल गया हो, तो आपको ये डायग्राम ये चीज आपको देखने को मिली होगी इस तरह की कुछ लैमिनेटेड कोर। ये पीसीज में ऐसे डिवाइड रहती है, पतली पतली स्ट्रैक्स बना देते हैं, पतली 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 बहुत सारी, और तब जाके इसको एक सॉलिड रूप देते हैं। हम पूरा का पूरा एक ही साथ पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते सर, एक हिस्सा उठा के क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? और सुनिए उसका रीजन क्या है। हम उसका पूरा का पूरा उठा करके एक हिस्सा इस्तेमाल नहीं करते हैं। रीजन क्या है बालक उसका? उसका रीजन बालक ये है, अगर हम पूरा का पूरा बल्क ऐसा का ऐसा ही, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और इसके ऊपर आपका वायरिंग लपेट दी और छोड़ दिया हमने, जैसे ही करंट आपकी वायर से जो कोइल है उससे पास होगा, तो करंट जैसे ही पास हुआ तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडे बाबा जैसे ही फ्लक्स आपका चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ खाली आपकी जो आपने कोई लपेटी उसके अंदर नहीं होगी, जहां जहां फ्लक्स चेंज हो रहा हर जगह पर इंड्यूस ईएमएफ होगी। तो ये जो हिस्सा है ये भी, दिस इज ऑल्सो कंडक्टिंग, किसी मेटल का सॉफ्ट आयरन कोर है उसका बना हुआ था, उसमें भी करंट आपका भागेगा। और फ्लक्स क्या चाहता है या फिर करंट क्या चाहता है, करंट चाहता है मैं उस रास्ते को फॉलो करूं जो सबसे छोटा रास्ता, सबसे कम रुकावट का रास्ता हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने घर से किसी अपने दोस्त के घर जाना, अगर 2-3 रास्ते हैं वहां से जाने के लिए, तो आप उस रास्ते को चूज करोगे जो सबसे छोटा आसान रास्ता हो, सबसे मजेदार, आसान से चले जाओ, सबसे डिफिकल्ट वाला नहीं करोगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करंट है, करंट भी एक ऐसे समझदार इंसान है, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो बालक वहां पर क्या होता है, जैसे ये कोर है तो इसके अंदर भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये कोर है, कंडक्टर है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकते हैं, करंट फ्लो हो सकता है। जो कोर है बाय द वे उसके अंदर करंट को फ्लो नहीं कराते हैं कोर के अंदर, मैंने आपको बताया कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है कोर का वाइंडिंग के साथ, कोर के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, उसके अंदर केवल मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है, ठीक है। तो होता क्या है, फ्लक्स तो इसके अंदर भी चेंज हुआ, ये मेटल की कोर है, ये एक ऐसा लंप्ड है पूरा का पूरा, ठीक है, बल्क में है आपका मटेरियल। तो होगा क्या, इसके इसके अंदर ही छोटे छोटे, जैसे आप लोगों ने देखा है कभी कभी हवा का झोंका आता है छोटा छोटा, तो कहीं कहीं हवा ऐसे घूमने लगती है छोटी छोटी जगह में, देखो। या फिर कोई नदी के पास से पानी जब बहता है तो कुछ जगह ऐसे छोटा छोटा विल की टाइप गोल गोल घूमने लगता है पानी, नोटिस किया होगा आपने डेफिनेटली। हवा का झोंका कहीं छोटी सी हवा में ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, ठीक है, विल बोलते हैं उसको। तो बालक बिल्कुल ऐसे ही, जिससे मिनिमम इनको रेजिस्टेंस मिले, तो ये कहीं कहीं ऐसे ऐसे सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पर घूम जाएगा करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर करंट, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मिनिमम, उनको तो ऐसी जगह चाहिए, उनको करंट जो है ऐसी जगह फ्लो कराना चाहेंगे तो जहां पर मिनिमम रेजिस्टेंस हो। और ये तो पूरा बल्क में है मटेरियल, कितना सारा एरिया इसका, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल ओवर ए। एरिया बहुत बड़ा है तो आपका रेजिस्टेंस चिंटू हो गया, एरिया इतना बड़ा एरिया तो रेजिस्टेंस चिंटू, रेजिस्टेंस बहुत चिंटू हो गया तो सारा का सारा करंट वहीं पे घूम जाएगा, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट वहीं पे घूमेगा। और अगर करंट हैवी करंट, अच्छा खासा करंट होगा, उसी करंट को एडी करंट बोलते हैं भाई। छोटे छोटे वेल बना लेते हैं गोल गोल छोटे छोटे से, उन्हीं को बोलते हैं एडी करंट्स, ठीक है। एडी नाम के साइंटिस्ट इसके बारे में बताया था, इसलिए उनका नाम दे देता है एडी करंट। तो बालक अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ अच्छा खासा करंट घूमेगा उसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका कम है, एरिया अच्छा खासा है उसके पास, ठीक है, एरिया अच्छा खासा है, यस सर। तो बालक उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, उसकी वजह से सर ऐसा होगा, बड़ा करंट घूमेगा, करंट की वजह से हीट होगा, इस एडी करंट की वजह से वो कोइल होने लगेगी, आपकी जो ये है आपकी कोर, ये होने लगेगी हीट। इस हीट को अवॉइड करने के लिए, इस हीट को बचाने के लिए हम करते हैं लेमिनेशन, उसको बीच में से कट कर दिया, बीच में से बहुत सारी पतली 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 लेयर कट कर दी, जैसे मैंने आपको अभी दिखाई है, ठीक है। जो लेयर्स मैंने अभी आपको दिखाई है इस तरह से उनको कट कर दिया गया। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन में ये रही, देख रहे हो आप। अब जो है इसके पास जैसे ही यहाँ पर एडी करंट घूमने की कोशिश करता, एडी करंट ऐसे रोटेट करने की कोशिश करता, अब क्या हो गया, अब ऐसे नहीं घूम पाएगा। क्यों सर, ये अभी तो करंट नहीं, इनको पीसेस में कट तो कर दिया, पतली पतली स्लाइस तो काटे दी और इनको लेमिनेट कर दिया। यहाँ पर इनके बीच में इंसुलेशन है, ये और ये अलग अलग हैं दोनों, मतलब सर, अरे मतलब ये एक दूसरे को कभी चिपक के रखी भी हुई ना, ये कंडक्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर करंट भेजोगे भी ना तो अगले में नहीं जाएगा, ऐसे समझ लो, एक पतली पतली लेयर्स हैं इनके बीच में एक इंसुलेशन की। इंसुलेशन समझते हो, ऐसा मटेरियल, ऐसा लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है वहां पर जो आपका करंट फ्लो ना होने थे। अब जो करंट आपके एडी करंट ऐसे जो रोटेट होते, कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर, ऐसे कोई ऐसे गोल गोल, अब वो नहीं हो पाएंगे,
बात समझ में आ गई? और नहीं हो पाएंगे तो हम अच्छी खासी हीटिंग को अवॉइड कर सकते हैं, अच्छे खासे लॉस को रोक सकते हैं। ठीक है बालक, तो लेमिनेशन क्यों की जाती है? टू अवॉइड हीटिंग, या फिर कहिए एडी करंट को अवॉइड करने के लिए। ये क्वेश्चन AIEEE 2005 या 3 में पूछा जा चुका है, सिंपली बस यही कि लेमिनेशन क्यों की जाती है। तो एडी करंट को कम करने के लिए, एडी करंट क्यों खतरनाक है? क्योंकि भैया वो बर्न कर सकते हैं हमारी मशीनरी को, पूरी की पूरी कोयल को, वाइंडिंग को जला के फेंक सकते हैं। हमारी इतना सारा पैसा, मैन पावर सब वेस्ट हो जाएगी इसमें। बात समझिए, मेरे ख्याल से आ गई होगी। दिस इज व्हाट आई फील पर्सनली। और किसी को अभी भी डाउट हो तो पूछ सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि सर कुछ समझ नहीं आया तो बिंदास होकर पूछ सकते हैं। एडी करंट की कहानी मेरे तो ख्याल से आपको समझ में आ जानी चाहिए, बट फिर भी इट्स ओके, यू मे आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। एनीबॉडी? एडी करंट की कहानी समझ में आ गई? तो मैं बात कर रहे हैं हम लॉसेस की। देखिए, पावर आउटपुट जो मिलेगी कहां से मिलेगी, और इसको फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इस फॉर्मूले थोड़ा समझदारी दिखाइए। क्या मतलब सर? इस फॉर्मूले को समझने में थोड़ी समझदारी दिखाई, क्या मतलब है सर इसका? देखिए, हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के केस में या फिर मोटर के केस में, जनरेटर के, तीनों के केस लेता हूं। हमारे लिए एक बात सोचिए, हम जितनी, जनरेटर का क्या काम है? इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट पर देगा। इनपुट पर आप क्या दोगे? मैकेनिकल वर्क। वो चाहे आप टरबाइन, आप थर्मल पावर स्टेशन से रोटेट कीजिए, चाहे आप उसको स्टीम से रोटेट कीजिए, चाहे आप जो आपका क्या बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट होता है उससे रोटेट कीजिए। जितनी भी आप इनपुट दे रहे हो, मैकेनिकल इनपुट, वो कैलकुलेट करना क्वाइट डिफिकल्ट, अच्छा खासा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं इसके आउटपुट बताइए जनरेटर की, तो कितना आसान है। आप वोल्टेज वोल्टमीटर से कैलकुलेट कर लो, करंट एमीटर से कैलकुलेट करो, वोल्टेज इनटू करंट, आगे सर पावर। Isn't it easy? आप कहोगे यस इट्स वेरी इजी। ठीक है। जनरेटर के केस में अगर मैं मोटर की बात करूं, मोटर क्या करता है? आपका फैन, आपका पानी का पंप, उसका क्या काम है सर? वो क्या करता है? मोटर इनपुट में आप इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हो, आउटपुट में आपको मैकेनिकल आउटपुट मिलती है। यहां पर आपके लिए मोटर के केस में इनपुट कैलकुलेट कर, इट्स वेरी इजी सर। हाँ कि ना? क्योंकि आप वोल्टमीटर से आप वोल्टेज नाप लीजिए, करंट नाप लीजिए, पता लग गया इनपुट। लेकिन आउटपुट, मैकेनिकल आउटपुट कैसे कैलकुलेट करो? कितना टॉर्क लग रहा है, क्या है हमारे पास इक्विपमेंट, बट दे डू नॉट गिव अस अ बेटर रिजल्ट। बहुत ज्यादा एरर रहता है। ठीक है, हमारे पास है इक्विपमेंट, बहुत हैवी मशीन लानी पड़ती है, बेकार है कुल मिलाकर के। तो आप कोशिश ये करना, जिस भी मशीन की आप अगर जनरेटर की बात कर रहे हैं तो आप कोशिश ये रहे कि हमें आउटपुट होता है, आउटपुट में जो लॉसेस हैं उनको ऐड कर देंगे, हमें मिल गई इनपुट। समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको जनरेटर के में एफिशिएंसी की बात कर रहा है वो, तो आपको आउटपुट पता है, तो आउटपुट में ऐड कर दीजिए जो भी लॉसेस हुए थे, मिलके आपको इनपुट। समझ में आ गई बात? अच्छा सर, अगर मैं मोटर की बात कर रहा हूं, मोटर में क्या है? हमें इनपुट पता करना आसान है। ठीक है, इनपुट हमारे पास कितना पता है? वोल्टेज और करंट देना है, बहुत आसान है कैलकुलेट करना। वोल्टमीटर ये लो चुटकियों में। अब तो मल्टीमीटर वोल्टेज, आपका करंट, आपका रेजिस्टेंस सब मेजर कर लो, इतना सा रहता है। आप लेबोरेटरी में आपको देखने को मिलेंगे सब चीजें, या फिर देखे भी हो आपने 12th क्लास में। तो बालक यहाँ पर इनपुट, मोटर केस में इनपुट कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। तो यहाँ पर अगर आपसे एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए पूछा जाए तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। पर इनपुट हमें पता है, और आउटपुट को आप कैसे लिख सकते हो? इनपुट माइनस लॉसेस। सर समझ में नहीं आया हमको, कुछ बच्चे ऐसा मन मन में कह रहे हो, सर थोड़ा लिख के बता दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्यार बच्चा, अगर जनरेटर की बात करता है, जनरेटर के केस में हमारी इनपुट पर क्या रहेगी? मैकेनिकल पावर, या मैकेनिकल एनर्जी बोल दीजिए, और आउटपुट क्या रहेगा? आप कहोगे इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यस सर। ये इलेक्ट्रिकल कैलकुलेट करनी बहुत आसान है कंपेयर टू मैकेनिकल। तो यहां अगर आप एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी को ऐसे ईटा से नोट करते हैं, तो एफिशिएंसी होती क्या सर? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। बिल्कुल सर। तो यहां पर आउटपुट निकालनी बड़ी आसान है, मेरे लिए बहुत आसान है। इनपुट कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो। यहां पर आप फॉर्मूले को प्रेफर करें, आउटपुट हमारे पास है तो पावर आउटपुट, डिवाइड में इनपुट को आप कर सकते हो जितनी आउटपुट है, और कुछ लॉस हो गए होंगे हमारे अंदर, जो भी लॉसेस हो गए होंगे, ये बन गया मेरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं बात करूं मोटर के लिए, तो मोटर के लिए आपको क्या आसान है? हमारे लिए इनपुट, इनपुट पे हम क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पावर ये कहिए, या फिर आपकी एनर्जी कहिए, इनपुट पर, जो कि कैलकुलेट करनी काफी आसान है। और यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रही है जो कि मैकेनिकल है, जो कि कैलकुलेट करनी काफी डिफिकल्ट है।
तो यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि आपका एफिशिएंसी क्या है, तो आप क्या कहोगे? रहेगा तो फॉर्मूला वही, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। लेकिन आप इसको किस तरह लिखेंगे वो बेहतर है। इनपुट हमें पता है, आसान है। आप पावर आउटपुट हमारे लिए कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, तो आप क्या लिख सकते हैं? पावर इनपुट माइनस लॉस। समझ में आ गई बात? समझ में आ गए? तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना सर। इसके केस में सर, ट्रांसफॉर्मर के केस में, हाँ जी, ट्रांसफॉर्मर के केस में बिल्कुल आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। दोनों में से दोनों ही ओके ओके हैं ट्रांसफॉर्मर के केस में। ट्रांसफॉर्मर इसके केस में दोनों ही ओके हैं। आपकी इनपुट भी इलेक्ट्रिकल है, ठीक है जी, और आपके आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल ही। बीच में मैकेनिकली कहानी, वो उस मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कहानी है, मैग्नेटिक पावर फोर्स वगैरह कहानी है, वो आपको जरूरत नहीं है समझने की। तो यहाँ पर आपका पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट जैसा आपको दिया हो उसी हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आउटपुट पर कैलकुलेट करनी आसान है तो आउटपुट पर कैलकुलेट कर लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं? पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर आउटपुट प्लस लॉसेस। भाई एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं हम, जितनी, या फिर पावर जितनी थी आपने वही आपकी अगर बाहर या फिर बाहर आनी चाहिए, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में, कुछ आपके लॉसेस के फॉर्म में खराब हो गई, फॉर्म में एनर्जी खराब हो गई हमारी, ठीक है। ओवरऑल तो कंजर्व रहेगी, ठीक है, ओवरऑल तो कंजर्व ही रहेगी आपकी। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई हो। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे। ट्रांसफॉर्मर के केस में आप कैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। अगर आपको लॉसेस पता है, आउटपुट पता है, तो लॉस को और पावर को, आउटपुट को ऐड कर दीजिए, आपकी इनपुट मिल जाएगी। यस सर नो? इनपुट पावर कितनी हो जाएगी भाई? जितनी आपको आउटपुट पर पावर मिली है प्लस जो लॉसेज हो गया आपके। लॉसेस कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तो मैंने आपको बताया एडी करंट लॉस हो सकता है, ठीक है। दूसरा लॉस क्या हो सकता है? कहाँ गए सर आप? दिख नहीं रहे हमको, इधर देखो मित्र। दूसरा लॉस क्या हो सकता है? एक तो एडी करंट लॉस होता है, दूसरा क्या हो सकता है? जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है, यस सर, आपका जो फ्लक्स है वो 100% लिंक नहीं हो पाता। मतलब सर बालक, ये जो आपका फ्लक्स है, इधर देखो, यहां से आपका फ्लक्स निकला, सपोज तो इधर नॉर्थ पोल बना है, ऐसे जाएगा। हाँ, आपने आप बहुत अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया तो मोस्टली फ्लक्स आपका इसके अंदर से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत एक दो तो आपका इधर उधर भागेगा, एक दो तो आपका इधर उधर भागेगी। तो थोड़ा सा फ्लक्स का लीकेज हो रहा है, लिंकेज नहीं, लीकेज। लीक होना वही वही लीक जो आप सोच रहे हैं, बकेट वगैरह में थोड़ा छेद हो जाता है तो लीकेज होता है ना, आया समझते हो आप लोग? फ्लक्स लीकेज, ठीक है, ऐसे समझते हैं, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। तो फ्लक्स लीकेज हो सकता है थोड़ा बहुत, एडी करंट्स हो सकता है, और एक हो सकता है हिस्टेरेसिस, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। क्या होता है सर हिस्टेरेसिस लॉस? समझिए बालक, जब आपका जो कोर है, आपका जो करंट है, वो करंट कैसा है? आपका होगा सर एसी है हमारा करंट। आपका करंट कैसा है? एसी। तो एसी में क्या हो रहा है? आपका करंट की डायरेक्शन एक बार राइट की तरफ, फिर लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। बिल्कुल सर। तो बालक आपका जो करंट है वो हर एक आधे साइकिल के बाद डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है। और आपने अगर एडी हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ा हो, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी, सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। यस सर जी। तो बालक आपको पता है, तो हमारा इतने सडनली जो उसके डोमेन्स हैं वो आपके अलाइन नहीं हो पाएंगे। कोई भी मटेरियल ले लीजिए, तो उस केस में क्या होगा? हमारे होंगे लॉसेस, जिसको बोलते हैं हम हिस्टेरेसिस लॉसेस, ठीक है। आपका जो कर्व होता है हिस्टेरेसिस कर्व, कुछ ऐसा ही रहता है। यहाँ पे ठीक से बन नहीं पाएगा मुझसे। तो इतने फटाक फटाक से, इतनी जल्दी जल्दी जो डायरेक्शन आपकी बदल रही है, कितनी तेजी से? बहुत तेज सर, एक सेकंड में 100 बार। आप ऐसे कर सकते हो 50 हर्ट्ज, मतलब 50 पूरे साइकिल हो रहे हैं, और एक साइकिल में एक बार भाई पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इतने बार 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी तेज से बदल रहे हो, ठीक है। एक साइकिल के बाद तो जैसी थी वहीं पर आ गई कहानी। तो हर एक आधे साइकिल के बाद उसकी डायरेक्शन बदल रही है, हर एक आधे साइकिल के बाद, और एक सेकंड में 50 साइकिल, तो कितने 100 टाइम्स उसके डायरेक्शन बदल रही है। तो बालक 100 टाइम्स डायरेक्शन बदल रही है, तो फिर से आपके लॉसेस होंगे हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, जिनको मैग्नेटिक लॉस भी बोल देते हैं या फिर हिस्टेरेसिस। तो ये वाले लॉस भी इसके अंदर होने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से लॉस होते हैं। तो मैंने आपको बताया, पहला एडी करंट लॉसेस, दूसरा आपका
वाइंडिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसमें भी होगा, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो होता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस लॉसेस। सर एडी करंट लॉस फिर से बता दो। हाँ जी, कौन सा बेटा? एडी करंट। बालक, Yes, एडी sir. करंट लॉस ऐसा होता है अगर उसको बल्क में बहुत सारा मेटल एक साथ इकट्ठा रखा हुआ है, अगर मैंने कोर को बिल्कुल सॉलिड बना लिया तो बल्क में रखा हुआ है, और हमें पता है जब भी आपका फ्लक्स चेंज होता है, करंट हमारा एसी है, एसी का मतलब सुनते आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसा करंट है जो हर टाइम अपनी वैल्यू बदल रहा है, हर टाइम अपनी वैल्यू बता रहा है, अगले मोमेंट में कुछ और उसकी वैल्यू होगी, अगले मोमेंट पर कुछ और, कभी पॉजिटिव होगा, अगले हाफ साइकिल में नेगेटिव होगा करंट। तो करंट आपका हर टाइम चेंज हो रहा है, करंट आपका हर टाइम चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपका फ्लक्स भी हर टाइम चेंज हो रहा है। और जहां फ्लक्स चेंज होता है और अगर वहां पर कोई आपने मेटल, कोई कोयल या कुछ भी ऐसा सब्सटेंस रखा हुआ है, तो उसके अंदर प्रोड्यूस होता है हमारा एक इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, तो आपका प्रोड्यूस होता है इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट उस जगह को सिलेक्ट करेगा जहां पर रेजिस्टेंस मिनिमम। अगर आपका पूरा का पूरा जो कोर है वो बल्क में बना दें, पूरे सॉलिड बना दें, उसको लेमिनेशन ना करें उसकी, तो प्यारा बच्चा उस केस में आपको देखने को मिलेगा उसका एरिया बहुत सारा, आपका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो आपका जो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है उसमें गोल गोल ऐसे रोटेट होंगे, ऐसे ऐसे व्रिल टाइप बनेंगे आपके। अगर आपकी इस तरह की कोयल है, सॉलिड कोयल बना के रख दिया आपने, तो आपको छोटे छोटे ऐसे 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 व्रिल टाइप ऐसे घूमते हुए करंट दिखेंगे, दिखेंगे मतलब ऐसे होता है, ठीक है, जिनको बोलते हैं एडी करंट। क्यों घूम रहे हैं ऐसे छोटे छोटे एरियाज में? क्योंकि भैया इनको अपना अच्छा खासा, इनको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए और सॉलिड मटेरियल मिल रहा है, इससे बढ़िया इनके लिए और क्या है? ऐसा तो चाहता ही है करंट की मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए हमें, तो ये आपका यहाँ पर घूम मिलेंगे, और करंट की अमाउंट होगा अच्छा खासा, क्योंकि आपकी ईएमएफ कितनी है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंड्यूस ईएमएफ क्या, तो डी/dt। फ्लक्स तो अच्छा खासा चेंज हो रहा है, फ्लक्स अच्छा इंड्यूस ईएमएफ अच्छा खासा है, रेजिस्टेंस चाहेंगे जितना रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा, जब एरिया अच्छा खासा है इसका, तो रेजिस्टेंस बहुत छोटा, ई काफी ठीक ठाक, करंट होगा बहुत बड़ा, और करंट बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हीटिंग, हीटिंग I²RT होता है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है, समझ में आ गई बात? तो ये हीटिंग की प्रॉब्लम होने लगेगी, इसी ये जो करंट है आपके छोटे छोटे जो ग्रिल बन रहे हैं यही है एडी करंट। इस हीटिंग को, इस एडी करंट लॉस को रोकने के लिए उसके छोटे छोटे लेमिनेशन कर दिए जाते हैं, छोटी छोटी स्लाइस काट दी जाती है, जैसे आप लोग गाजर मूली का कच 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 करते हैं, समझ में आ गई बात? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है बालक, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एडी करंट है आपका, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्लक्स लीकेज, मैंने आपको बताया फ्लक्स का लीकेज हो सकता है, और आपका हो सकता है हिस्टैरिसीस लॉस। ये सारे लॉसेस आपके ट्रांसफार्मर में हो सकते हैं। ठीक है प्यारा, चिंच मिंच पिंच, ओके सर। अगर आगे सुनिए, यस सर, अगर आपका ट्रांसफार्मर जितनी आपने इनपुट दी थी वोल्टेज उससे बढ़ा करके दे रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी या फिर आपकी आउटपुट पर ज्यादा है, तो आपको वोल्टेज भी ज्यादा मिलेगी। ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप। क्या बोलते हैं? स्टेप अप। आपने नंबर ऑफ आपकी जो वाइंडिंग है वो बढ़ाए हैं, आप ऐसे ध्यान से रखिए, स्टेप अप मतलब दूसरी साइड आपके नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा होंगे, वाइंडिंग ज्यादा होंगी, ज्यादा आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं, उसको बोल देते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आपके दिमाग, सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए इसके जो इनपुट पर जो वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स वो कम होंगे, आउटपुट पर ज्यादा होंगे। ठीक है, ओके सर। तो आप इसको आपके ट्रांसफॉर्मर को आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मर TX लिख रहा हूं, आप समझ जाना ट्रांसफॉर्मर लिख रहा हूं, या TF लिख देता हूं। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या है? स्टेप अप हो सकता है और एक हो सकता है स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब क्या? अगर आप प्राइमरी लेफ्ट की तरफ मान रहे हो, राइट की तरफ सेकेंडरी मान रहे हो, स्टेप अप का मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। समझ में आ गई बात? आपको आउटपुट पर जो वोल्टेज है वो ज्यादा मिलेगी इनपुट वोल्टेज से। इनपुट वोल्टेज VP दी थी अगर आपने, तो VS जो होगी ज्यादा मिलेगी, करंट उसका इनवर्स होगा। स्टेप डाउन का मतलब क्या? इनपुट पर जो आपने वोल्टेज दी थी, सपोज करो जो भी दिया आपने, वो आउटपुट पर आपकी कम मिलेगी। ठीक है, आउटपुट पर वोल्टेज आपकी कम मिलने वाली है। समझ में आ गई?
इसमें कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी तो नहीं? हेलो एनीबॉडी? बड़ी एनीबॉडी? यो ब्रो, एनी डिफिकल्टी ब्रो? नो ब्रो? ठीक है, चलिए ये तो कहानी हो गई ट्रांसफॉर्मर की। अब इससे ज्यादा ट्रांसफॉर्मर फिलहाल तो हमें जानने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, यूजेस आपको पता ही होगा बालक, बहुत सारे दुनिया भर के यूजेस हैं। क्या है ट्रांसफॉर्मर के? सबसे इंपॉर्टेंट तो यूजेस आपका ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके मास्टर जी। अच्छा, अब एक और आपका लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का। दिल थाम के बैठिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बात के लिए छोड़ा हुआ था। बात करेंगे पावर की। पावर सर? हाँ जी, पावर। अभी तक जब तक आपने एसी नहीं पढ़ा था, जब तक आपकी कहानी करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ या इससे पहले के चैप्टर हुआ मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर हुआ, उन सब में अब जब तक मतलब डीसी पर बात हो रही थी, ठीक है, अपना पूरा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका पूरा का पूरा डीसी के बारे में डील करता है, एसी के बारे में डील नहीं करता है। आप भी जानते हैं इस चीज को, एसी अलग ही चैप्टर बना रखा आपका। तो बालक तब तक हम पूछते थे पावर का फॉर्मूला क्या, तो आप एकदम मुंह खोल के बजा देते, सर पावर इक्वल टू कितना होता है, वोल्टेज इनटू करंट, यही बोलते थे। हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं जानता हूँ बिल्कुल, यही बोलते थे हम सदा ही। अच्छा, या फिर आई स्क्वायर आर बोल देते थे, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर बोल देते थे। लेकिन क्या ये इस एसी के केस में भी सही है? आइए देखते हैं, क्या ये एसी के केस में भी सही होगी? तो आइए और देखते हैं। तो हेडिंग लगाइए पावर इन एसी सर्किट। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको कुछ मतलब प्रोबेबली आज भेज दूंगा, और प्लीज जितना असाइनमेंट भेजा आप सारा कर लेना, है ना। जितना मैंने पढ़ा है इतना करने का मुझे तो नहीं लगता कि आपका कोई हार्डली 1 2 3 क्वेश्चन छूट जाए, तो हो सकता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई 1 2 4 2 3 क्वेश्चन छूट जाए तो ना हो, तो हो सकता है, बाकी मोस्टली क्वेश्चन आप कर ले जाओगे मजे में। सही में सर? हाँ बिल्कुल। तो पावर इन एसी सर्किट, दो बातें ध्यान में रखना, ठीक है, यहाँ दिल में बसा लो दो बातें। कौन सी सर? पहली जो बात आपको दिल में बसा लेनी है वो ये, अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, लिख दो, लिख लो अपने इस बात को, अपने कहीं हाथ पे टैटू करा लेना। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, कि कौन सी वोल्टेज है, कौन सी वोल्टेज या करंट है, तो आपको कौन सी माननी है? मैंने आपको बताई थी कौन सी वोल्टेज या करंट है, तो क्या माननी है आपको बाय डिफॉल्ट? हाँ जी, हेलो, एवरेज, आरएमएस, पीक, कौन सा मानना है जल्दी बताइए, मैं बता चुका हूं ये। आरएमएस मान मोस्टली केसेस में, क्योंकि बेटा जितनी भी आपकी इक्विपमेंट होती है, जितनी मशीन होती है, उनके ऊपर जो लिखी होती है प्लेटिंग पर भी आरएमएस वैल्यूज ही लिखी हुई होती है। अगर मैं कहता हूं आपके घर पर सप्लाई 230 आती है वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है, ये आरएमएस वैल्यू है। इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर पीक कितनी हो जाएगी, √2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 230, लगभग 310 के आसपास, जो 310 या 311 के आसपास आती है मेरे ख्याल से। इतने वोल्ट ये आपकी पीक वैल्यू है। समझ आ गई बात? ओके सर, अब वापस आ जाता हूँ, मुझे ये याद दिलाना जरूरी था, नहीं तो बच्चे इसमें खूब गड़बड़ करते हैं, कहते हैं सर मेरे को समझ में नहीं आया सर, पता नहीं कैसे दे दिया था सर, क्वेश्चन वाले ने बनाने वाले ने गलत दिया सर, मेरी कोई गलती नहीं है। तो आप ही गलती ध्यान से सुनते हैं, आरएमएस वैल्यू प्लीज ध्यान में रखना, ठीक है, अपने माथे पर, अपने दिल में, यहाँ वेल करके यहाँ पे रख लेना, ठीक है। ओके सर, पावर इन एसी सर्किट। तो प्यारा बच्चा, हमने जब तक कहानी डीसी की थी, जब तक कहानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो डीसी वाली गानी थी, सुनिए बेटा, ठीक है, जब तक डीसी की कहानी थी तो हम पावर पढ़ते थे, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, सिंपली। हाँ सर, यही था हमारे बचपन से पढ़ते हुए रहे, क्लास 10 सर, पावर इक्वल टू, या फिर इसको हम एकदम सलमान खान की तरह वी इक्वल टू आई आर लिख के कहते थे, ओम्स बाबा ने दिया है लो ये, तो हम कहते थे वी स्क्वायर बाई आर भी हो सकता है, या आई स्क्वायर आर भी हो सकता है, ये सब आप बोलते थे। हाँ सर, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन क्या एसी में भी ऐसी कुछ कहानी रहेगी? तो आंसर है नहीं, एसी में आपके लिए चीजें इतनी सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्यारा बच्चा, यस सर, आपका जो पावर है
एसी केस में आपने देखा होगा, जैसे इंडक्टर का केस है, उसमें क्या होता है, करंट और वोल्टेज 90 डिग्री आपस में आगे पीछे रहते हैं। इंडक्टर हुआ प्योर, फिर प्योर कैपेसिटर हुआ, उसमें भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है आपके पावर और आपके सॉरी करंट और आपके वोल्टेज के बीच में, है ना। बिल्कुल सर। तो उस हिसाब से तो यार उस जगह पर जीरो हो रही होगी, एक पर मैक्सिमम होगी, तो जीरो ही, सदा ही पावर जीरो रहेगी। समझ आ रही है बात? यस सर। तो ये तो कुछ गड़बड़ सा हो जाएगा मामला। हम भाई मतलब इसका मतलब पावर दे ही नहीं रहे, नहीं मतलब पावर तो हम दे रहे हैं, पावर तो हम दे रहे हैं भाई, इनपुट पर सर्किट पे एनर्जी दे रहे हैं, पर इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं। तो बालक यहाँ पर एक टर्म आता है। हाँ सर बताइए क्या टर्म आता है सर? हमें कैलकुलेट वही करना है, एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है। इंस्टेंटेनियस अगर पावर की बात कहूं मैं, तो यहाँ पर जो एसी की जो पावर हो जाएगी, एसी पावर बालक, ये आपकी दो हो सकती हैं। दो में हमें ज्यादा तूल नहीं देनी है किसी को। एक हो सकती है इंस्टेंटेनियस, उसी जगह पर, इससे क्वेश्चन नहीं पूछाते हैं, इसको ज्यादा तूल नहीं देने, इसके बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। और दूसरी होती है एवरेज पावर। इसी को ध्यान में रखना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया है कुछ भी, तो कौन सी पावर समझनी है? अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पर वोल्टेज कहा था, अब मैं कह रहा हूँ पावर, अगर किसी क्वेश्चन में आपको पावर नहीं दी गई तो कौन सी लेनी है? आंसर है सर एवरेज पावर। इसको भी यहाँ दिल में छाप लो इसे, एवरेज पावर दी हुई है, उसने अगर बोला है कि पावर इतनी है तो समझ जाना वो एवरेज पावर की बात कर रहा है। सर एवरेज पावर का फॉर्मूला तो बता दो गुरुजी। बताते हैं। सपोज करो मेरी जो वोल्टेज है, जिस भी चीज के आप अक्रॉस देख रहे हो सर्किट के अंदर जाती हुई, आप बाहर आते जो भी है, वोल्टेज की इक्वेशन सपोज करो वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। करंट की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी बोल दो। नहीं सर ऐसे कैसे, खाली ओमेगा टी कैसे बोल सकते हैं? ये तो रजिस्टर के लिए कहानी है, दोनों फेज में रहेंगे। इंडक्टर के लिए आपका वोल्टेज आगे रहेगा, करंट पीछे रहेगा। कैपेसिटर के लिए आपका करंट आगे रहेगा, वोल्टेज पीछे रहेगी। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ठीक ठीक आइए। और अगर कंबाइन हाइब्रिड सर्किट हो, उसमें आपका इंडक्टर भी हो, आपका रजिस्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, तो सर तब के तब देखा जाएगा। तो एक काम करते हैं, झगड़ा बंद करते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मान लेते हैं। फाइव जो भी होगा एंगल उसी के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। आपका इंडक्टिव है, मिक्स है, हाइब्रिड है सर्किट, जैसा भी चलेगी बात। अब ठीक है सर। अच्छा तो पावर को क्या बोल सकता हूँ? अब एक बात समझिए, आपकी वोल्टेज और करंट सब जगह पर बदलती जा रही है, दोनों की वैल्यू हर एक पॉइंट पर, हर एक मोमेंट पर बदलती जा रही है। अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ, हर टाइम इस तरह पावर बदलती रहेगी। पावर की वैल्यू तो फिक्स आ ही नहीं पाएगी, हर जगह बदलती रहेगी तो वैल्यू। तो क्या कहोगे आप यार, पावर डिलीवर ऐसे तो घबरा जाओगे, घबरा जाएगा इंसान। इंस्टेंटेनियस पावर की अगर बात करा तो उस टाइम तो कह सकते हो आप सिंपली वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ इंस्टेंटेनियस उस मोमेंट पर ये है, लेकिन हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं एवरेज पावर की। तो पावर एवरेज कितनी जगह? वी आई। लेकिन गुरुजी ये हर जगह बदल रही है, तो मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, हम इसका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज कैसे ले सकते हैं हम इसका? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम से डिवाइड कर देते हैं पूरे एक टाइम इंटरवल के लिए। 0 से t तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और उसी टाइम इंटरवल पे डिवाइड कर देते हैं, आपकी मिल गई एवरेज वैल्यू। ऐसे करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। जैसे आपका आरएमएस वगैरह कैलकुलेट करते थे, यही तो करते थे मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू के लिए। हाँ सर यही करते थे। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट है आगे का, आप मुझे बताएंगे इसको कैसे करना है। वी आई डी टी, यस मास्टर जी। तो प्यारा बच्चा, यस मास्टर जी। देखो बालक, दिख रहा हूँ मास्टर। ऐसे क्यों करती सर आप, बच्चों को दिल तोड़ देती सर आप। हाँ तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। और हाँ एक और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता, जो बच्चे नहीं है क्लास में, मे भी उनका घाटा हो रहा होगा आज। सच्ची सर? हाँ शायद। ठीक है, अगर मारा कुछ नहीं जाता, ठीक है जी। ठीक है सुनिए, एक छोटी चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जो कि मैं पहले भी कई सारे क्वेश्चन हम फेस कर चुके हैं एक्चुअली। आप लोग देखते थे कि अगर मुझे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर टी तक, आपको इंटीग्रेशन आता है, नो डाउट, आई नो यू नो इंटीग्रेशन बेटर देन मी। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आप क्या करते थे सर? इसको आप लिखते थे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। फिर अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, है ना, 1/2 को बाहर घसीट कर रख देते हैं। जब हमने एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू सब कैलकुलेट की थी, तब हमने इन चीजों की जरूरत पड़ी थी हमें।
ठीक है, फिर आपका 1 का इंटीग्रेशन टी, फिर कोस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कोस का हो जाता है साइन टू ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और फिर इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है कुल मिला के। और मैंने वहां पर भी इस चीज को थोड़ा सा नोटिस कराया था आपको कि बालक, अगर आपको कोस, अगर कोई आपका फंक्शन है सपोज करो साइन ओमेगा टी, ठीक है, अगर इसका टाइम इंटरवल टी है, अगर आप इसको 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेट कर दो साइन ओमेगा टी को सिंपली, तो आपकी वैल्यू आती है 0। अरे यार कोई भी फंक्शन है, साइन का कर्व कैसा रहता है मास्टर जी, आधा ऊपर आधा नीचे ऐसा रहता है, तो वैल्यू कितनी होगी 0। कोस ओमेगा टी में भी, कोस में भी पूछो कितनी रहेगी 0। अच्छा सर साइन स्क्वायर टी या कोस स्क्वायर ओमेगा टी में अब क्या होगा, तो फंस जाएंगे, आपको तो यही करना पड़ेगा, यही करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? बट अगर साइन ओमेगा टी का ग्राफ आपका ऐसा है, तो साइन 2 ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होगा? तो आंसर है सर, जहां एक चक्कर लगा रहा था फ्रीक्वेंसी डबल हो गया, अब ये 2 चक्कर लगाएगा। यही कहानी है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है मास्टर जी, बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो 2 चक्कर लगाएगा तब भी यार जितना एरिया नीचे है उतना एरिया ऊपर अभी भी 0 होगा। तो आप इन वैल्यूज को सीधा दिमाग में रख लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो चाहे कोस स्क्वायर ओमेगा टी हो, ये जो बाद का टर्म है इसकी वैल्यू 0 ही होने वाली है। इसको टी को टी यहाँ पर रखोगे, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो बालक ये रहा अपना 1/t, टी से टी मर जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से चाहे आपका कोस स्क्वायर ओमेगा टी हो, उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 1/2 रहेगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो, उसकी एवरेज वैल्यू 1 रहेगी, उसकी वैल्यू 1/2 रहेगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, दोनों की वैल्यू 1/2 रहेगी। ध्यान रखोगे तो आसान रहेंगी चीजें आपको सोल्व करनी। ठीक है चिंस? हाँ ठीक है सर, ठीक है। एवरेज वैल्यू जो होगी, यहाँ पर मैं खोपचे में लिख देता हूँ, इनको सोल्व करना तो आपको आता है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि चीजें आप सीधी देख सकते हो। अच्छा यार ये है चक्कर, क्यों इतना सब कुछ लिखना? ठीक है, तो अगर आपका एक कोई फंक्शन है साइन ओमेगा टी जिसका टाइम पीरियड टी है, तो उसका अगर आप कहोगे उसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक, या आपका एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो dt, ये कितना रहेगा? आप कहोगे 0। अगर आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी है या कोस स्क्वायर ओमेगा टी भी हो, यहाँ पर साइन भी हो सकता है आपका, कोस भी हो सकता है फंक्शन, दोनों की वैल्यू 0 होने वाली। साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कोस स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो 0 से लेकर टी तक, इसकी वैल्यू 1/2 ही आनी है दोनों के लिए। ठीक है, और अगर आपका साइन 2 ओमेगा टी या कोस 2 ओमेगा टी है, 0 से लेकर जहां भी आपकी टी तक वैल्यू, इनकी वैल्यू 0 ही आनी है। ठीक है, रह जाएंगी याद में? हाँ सर याद रह जाएगा, मेरे ख्याल से याद रह जाएगा। ठीक है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी 1 प्लस कोस, ठीक है। ठीक है वाला चिंस, तो आप इसको थोड़ा सा केयर कीजिए कि अच्छा सर ऐसा होता है, आपके लिए चीज आसान हो जाएगी। चलिए अब वापस अपने इंटीग्रेशन पर आते हैं। तो यहां से वी नोट आई नोट कॉन्स्टेंट है, टी को भी बाहर पटक दीजिए। आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस बी साइन ए, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी, उसको आप लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन फाई कॉस ओमेगा टी, आलू आलू चाय चाय। ठीक, वी नोट अपॉन आई नोट, बस थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए सर। इसकी हम मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। अनिकेत आर्या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बेटा आपको, मैं हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका कोस फाई तो कांस्टेंट है, इसको इधर रख लीजिए। अनिकेत आर्या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है प्यारा बच्चा, आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर टी तक, इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक, प्लस इसकी साइन ओमेगा टी की यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा रस्साम भा? साइन फाई 1/2 से मल्टीप्लाई, या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, 0 से लेकर कैपिटल टी तक। अब इसको मैं आपको यही कहूंगा कि अब हमें पता है इन चीजों का आंसर कितना आता है, हमें बार बार इनको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में टाइम नहीं वेस्ट करना। इसके लिए कितने, देखिए साइन फाई क्या कांस्टेंट है सर, 2 कितना कांस्टेंट है, साइन 2 ओमेगा टी 0 से लेकर टी तक कितना? 0 सर, 0। ठीक है, नहीं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इधर लिखा हुआ मैंने, कितना आती है एवरेज वैल्यू? आपको 1/2 सर, 1/2 या t/2 कह दीजिए, t/2 1/2 जो भी आपका है। तो वी नोट आई नोट अपॉन टी
इधर बचेगा t/2 और ये हो जाएगा 0, ये वाला टर्म नेक्स्ट टर्म गया मर, तो आपका आंसर आ गया। और बचा है ये cos 5 बच रहा है, वो सारे गए मर। तो कुल मिलाकर के कहानी जो है आपको एट द एंड जो याद रखना है वो बेटा याद रखना है, जो लोग आगे मैकेनिकल, जो लोग मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं आगे जाके, जिनका मन है कि सर हम कुछ ऐसा करें, तो प्यारा बच्चा वो लोग तो, हाँ सर, वो लोग तो इसको रट लो, मतलब रट लो इन द सेंस आपको ध्यान में रखना है। क्या आंसर आया? V0 I0 अपॉन 2 इंटू cos 5। अब याद आया मैं आपको cos 5 बार बार पावर फैक्टर कह के क्यों निकलवाता था वैल्यू? बहुत सर अब समझ में आ गया है सर। प्यारा बच्चा, आपकी जो पावर है, एवरेज पावर ओवर अ साइकिल, ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है, ओवर अ कंप्लीट साइकिल जो होगी किस पर डिपेंड करेगी? ना उनकी खाली वैल्यूज पर नहीं, उनकी मैक्सिमम वैल्यू पर ही नहीं, बल्कि उसके जो cos ऑफ फाई है, और फाई क्या है? एंगल बिटवीन आपके वोल्टेज एंड करंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब पावर आपकी डिसाइड हो रही है इसकी वजह से, इसलिए इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है चिंट्स? यस सर। और एवरेज पावर को आप ऐसा भी बोल सकते हो, इस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि V0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2। बताइए कोई दिक्कत है? √2 इंटू √2 तो ये होता है इंटू cos 5। हाँ सर ये क्या? अरे सर ये तो जाना पहचाना क्या है, तो VRMS है सर। पावर एवरेज जो होगी प्यारा बच्चा इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5। प्लीज इनको इसे याद रखिए, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, जो मैंने आपको लिखा है इसको याद रखिएगा, जो भी आपका बॉक्स के अंदर है इन्हें ध्यान रखिएगा। तो आपकी जो पावर है इट इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5। ऐसी कुछ होती है वैल्यू आपकी पावर की, ठीक है। इसमें जो आप लिखना चाहते हैं 1 मिनट लीजिए और लिख लीजिए। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। किसी को डाउट हो तो बिंदास होकर आप पूछ। सुन ओके ओके, सुनिए बालक, तो हम बात करते हैं ये है आपका रियल पावर। इससे अलग भी पावर होती है क्या सर? तो आंसर है हाँ जी बेटा, इससे अलग भी पावर होती है। एक पावर को अगर आप cos 5 ना लिखें, सिंपली VRMS इंटू IRMS बोल दें, तो इस पावर का नाम दिया जाता है, इस पावर को नहीं, इस पावर को, इस प्यार को नहीं बेटा, पावर को, इस पावर को नाम दिया जाता है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, ठीक है। ओके सर, सिंपली VRMS इंटू IRMS। अच्छा, ये मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूं जिंदगी भर नहीं भूलोगे सर, पक्की बात सर। हाँ ठीक है, ये कौन सी है? एपरेंट पावर। और एक होती है इमेजनरी पावर। सर कितनी सारी पावर है, हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? वो होता है VRMS IRMS और इंटू साइन फाई, ठीक है, ये इमेजनरी पावर होती है। सारी की सारी ही काम की है, बट अभी आपको एज ऑफ नाउ आपको जो सबसे पहले वाली है ये आपको ध्यान में रखना है, जो रेड, ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। बाकी पर बस एक बार टर्म आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये टर्म भी होते हैं। इसको याद कैसे रखें सर? हम कौन सी थी सर? अभी मैं बताता हूँ आपको, भूलोगे नहीं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं लेके आया। हाँ सर फिर बताइए सर, हमको बताइए सर, कौन सा एग्जाम्पल लाए हैं सर? हाँ बेटा बताते हैं। शीट्स बेटा, यस सर। आप कभी नहीं भूलोगे, आपने एक मूवी देखी होगी,
कौन सी सर, वो कौन सी फिर हेरा फेरी वगैरह कुछ करके ऐसे तो मूवी थी, देखी थी नहीं देखी थी, अक्षय कुमार वगैरह की, मुझे नहीं पता एक्चुअली, आई डोंट नो एक्चुअल नेम। और उसके ऊपर मीम वगैरह बने रहते हैं कि वो चल चाट पूरी बनाना बनाना, ऐसे कुछ करके तो ये नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखाना था बट अवेलेबल टू डाउनलोड, तो छोड़ दीजिए यहीं पे छोड़ दें। चलिए मैं एग्जांपल फिर भी आपको दे ही देता हूँ। वो एक मूवी देखी होगी ना बालक आपने? नहीं नहीं देखी? अरे यार वो अक्षय कुमार रहता है उसमें और राजपाल यादव शायद उसका नाम है, अक्षय कुमार मेरे ख्याल से नाम है उसका, से बाल नोच के कहता है मूवी है कोई, ठीक है। हाँ सर, नहीं देखी सर, अच्छा ठीक है नहीं देखी कोई बात। चलिए कोल्ड ड्रिंक तो पियोगी कभी जिंदगी में? कह दो कि सर नहीं पी, कोल्ड ड्रिंक जैसी बड़ी चीज हम नहीं पी, है ना, नहीं पीना सर, जरा ध्यान, कोल्ड ड्रिंक ऊपर आ चुकी है। इससे कैसे याद रखेंगे सर पावर को हम? हाँ इससे हम याद रख पाएंगे पावर, कभी नहीं भूलेंगे। पक्की बात सर, हाँ आप इंजीनियरिंग करोगे तब भी नहीं भूलोगे। ऐसा क्या है इस कोल्ड ड्रिंक में सर, आप इस कोल्ड ड्रिंक को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये मैं वो लेके आना चाह रहा था राजपाल अक्षय कुमार को, ये पानी पूरी बनाना पाया यहाँ पर। तो कोल्ड ड्रिंक से क्या देखा सर, अलग दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअल में कोल्ड ड्रिंक कितनी है, एक्चुअल में कोल्ड ड्रिंक कितनी है। तो आप कहोगे सर आधी है, आधी में जो ये क्या बोलते हैं इसका फॉर्म टाइप भरा हुआ है, बाकी ना बिल्कुल सर, बाकी आधे में तो कुछ है ही नहीं, मतलब आधे कुछ भी नहीं है सर, है ना। ओके ये आपको ये पूरी जो है ऊपर से नीचे, ये है आपकी अपरेंट पावर, आपको लग रहा है अच्छा पूरी वही है, ठीक है। ये जो नीचे वाला जिसमें एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक है, यही है आपकी वी आई कोस पाई, वी आर एम एस कोस पाई, मतलब यही है आपकी रियल पावर। एक्चुअल में जूस कोल्ड ड्रिंक जो भी है ये, ठीक है, गांजा वगैरह जो भी पीते हो आप लोग, मुझे नहीं पता क्या क्या खाते पीते हो आप लोग, ठीक है, वो सब यही है। और जो ऊपर है झाग जो है, ऊपर वाला जो हिस्सा है दिस वन, ये एक्चुअल में केवल दिखावा, कुछ नहीं है, इमेजनरी पावर है। वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाइव, ये आपकी कहानी ऐसी है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, इस तरह से आप देखते हैं जो भी झाग ऐसी कुछ कहानी है, इमेजिनरी पावर अपरेंट और दिस इज द रियल। यही इसीलिए कहते हैं भैया, जितनी आपका जो इंजीनियर को कंपनी में लगाया जाता है किसी फैक्टर में, कीजिए रियल पावर बढ़ाइए, मतलब पावर फैक्टर इंप्रूव करो, पावर फैक्टर कॉस्ट पाई की वैल्यू बढ़ाओ, जिससे ज्यादा अमाउंट जो है हमारा यूटिलाइज हो सके। और इवन दो इतना ही नहीं बालक, कंपनी के साथ साथ गवर्नमेंट इन पर आपका पेनल्टी लगाती है कंपनी आपकी फैक्ट्रीज के ऊपर, कि अगर आपका पावर फैक्टर अच्छा नहीं है, आप रियल पावर ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं, भी लगाती है। या फिर ऐसा कह सकते हो, अगर आपका पावर फैक्टर अच्छा है तो आपको सस्ते रेट पर आपको बिजली प्रोवाइड करेगी। घरों में इतना कोई पावर फैक्टर का प्रॉब्लम नहीं होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होती है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत इसमें नहीं है फिलहाल, ठीक है चिंस्मिथ्स। ठीक है सर, चलिए तो इसी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये 1 मिनट दो, बस आ रहा है, रास्ते में है। किसी को कुछ डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो बिंदास होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई है। और अगर आ गई है तो तैयार हो जाइए, कमर कस लिए, पेन पेपर उठा लीजिए और फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट कर दो। चलिए चलिए बेटा चलिए, चलते हैं सर। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन
ऑन योर स्क्रीन। कंप्यूटर जी पहले क्वेश्चन दिखाइए बच्चों की स्क्रीन पर। ये रहा, दिखाई नहीं दिया सर क्वेश्चन, ये लो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा। टुक टुक जी आई शुरू हो जाइए। ठीक है, ये अल्लाह, ये अल्लाह बच्चा, ये अल्लाह बच्चा, ये अल्लाह करो। आपके पास है 30 सेकेंड, कीजिए। हाँ जी, एनीबॉडी? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा वाला का आंसर? क्या होगा इसका आंसर? नहीं सर, हमसे तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा पापी इंसान? ओके, तो आंसर ओके, 2-3 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 4-5 के, एक्चुअली 10-12 के। बहुत ही अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा। सबके आंसर लेकिन अलग अलग है मोस्टली के। चलिए देखते हैं क्या कह रहा था। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज 10 हेनरी। अच्छा जी, इन ऑर्डर टू इम्पार्ट मैक्सिमम पावर एट 50 हर्ट्ज इट शुड बी कनेक्टेड टू अ कैपेसिटेंस ऑफ। मैक्सिमम पावर मैंने आपको बताया, जब सिंपली आपकी पावर की बात हो रही है तो आपको कौन सी पावर सोचनी है? एवरेज पावर। ठीक है सर, कैसे अंधेरा अंधेरा हो गया कुछ पीछे। ठीक है, आपको क्या सोचना है? तो आंसर है सर एवरेज पावर हमें सोचना है। ठीक है, यस मास्टर जी। तो बालक एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है सर पावर एवरेज कितनी होती है? IRMS इंटू VRMS इंटू कोस फाई। ठीक है, सारी सारी डिपेंडेंसी किस पर आ गई है? सारी की सारी डिपेंडेंसी है कोस फाई पर। आप क्या चाहेंगे? आप चाहते हो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, तो कोस फाई की वैल्यू कितनी चाहोगे आप चाहोगे सर कोस फाई की वैल्यू हो 1। और कोस फाई वैल्यू 1 मतलब क्या है? फाई इक्वल टू कितना हो? आंसर है 0। करंट के बीच का एंगल है फाई। ठीक है, ओके सर। मैं इन चीजों को, आई थॉट कि आप लोग खुद से समझ गए इन चीजों को। VRMS अगर नहीं समझे हो तो एक बार मैं और आपको जरा सा हिंट दे देता हूं, आपको चीजें समझ जानी चाहिए थी, मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था। आपका फॉर्मूला आया, ये आया पावर एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई। फाई क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, नेट करंट नेट वोल्टेज के बीच का। अगर आपका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो आपको पता है करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो कोस फाई की वैल्यू कितनी? 1। अगर आपका प्योर रेजिस्टिव है, अगर सर्किट आपका प्योर इंडक्टिव है, तो आपको पता है वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 90 डिग्री, तो पावर एवरेज हो जाएगी 0। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, चाहे वो सर्किट आपका प्योरली कैपेसिटिव हो चाहे प्योरली आपका इंडक्टिव हो। तो इस बात को अगर नहीं खुद से सोच पा रहे हैं तो सुन लीजिए। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या होगा? आपका जो कोस फाई है इट विल बी इक्वल टू 1। क्यों होगा ये बात समझ में आई? वोल्टेज और आपका करंट जो है बालक, दोनों सेम फेज में रहते हैं, एक ही फेज में रहते हैं। वोल्टेज और करंट आपका सेम फेज में रहते हैं, जिधर आपका करंट होगा उधर आपकी वोल्टेज होती है। इस बात को मैं लिख लेता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग खुद से ग्रैब नहीं कर पाए इस चीज को। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ हम अभी आते हैं वापस से। इधर देखो, सुनो, आपकी जो एवरेज पावर होगी
पावर एवरेज का हमारे पास क्या फॉर्मूला आया है, आप कहोगे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई। सर अगर मैं कहूँ सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, इसका क्या मतलब है? प्योरली रेजिस्टिव में क्या होता है सर, कोई करंट का और फेज, जो करंट अगर इधर है आपका तो सर हमारी जो वोल्टेज है वो भी इधर ही होती है, वोल्टेज इधर है तो करंट भी हमारा इधर होता है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं होता है। ठीक है, पहली बात प्योरली रेजिस्टिव। दूसरी अगर मैं बात करूं प्योरली इंडक्टिव के बारे में, तो आपको पता है सर, आपका अगर करंट इधर है तो आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपकी वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहती है। ठीक है, वोल्टेज आपका यहाँ, आपका करंट यहाँ पर 90 डिग्री आगे रहती है, तो आपकी पावर कितनी आ जाएगी बालक? पहले वाले केस में, प्योर रेजिस्टिव के केस में कितनी आई है, तो आप कहोगे कोस फाई की वैल्यू कितनी, फाई कितना, यहाँ पर फाई कितना है, आप कहोगे 0, तो आपकी पावर एवरेज कितनी आ गई, सिंपली वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। किसके केस में, आपका एवरेज रेजिस्टिव के केस में। प्योरली इंडक्टिव के केस में एंगल कितना, 90, तो पावर एवरेज कितनी आ गई, आप कहोगे वी आर एम एस आई आर एम एस कोस 90, मतलब 0। ठीक है, इसमें कोई जो नेट पावर रहेगी वन साइकिल, कंप्लीट साइकिल पर नेट पावर 0 रहेगी। ठीक है बालक, एवरेज पावर आपकी 0 होगी। चौथा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, उसमें क्या होता है, फिर से कहानी कुछ ऐसी, करंट से आपका करंट आगे रहता है और वोल्टेज पीछे रहती है। यहाँ पर कितनी आ जाएगी पी एवरेज, फिर से आपका 0, क्योंकि एंगल कितना 90 डिग्री। अब अगर आपके मिक्स सर्किट है, सर्किट आपके मिक्स है, हाइब्रिड है, उसमें आर भी है, एल भी है, सी भी है, या फिर आर एल हो सकता है, या आर सी हो सकता है, या एल सी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, तो उसमें कैसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फाई की वैल्यू कितनी होती है। और ये फाई की वैल्यू जो है मैंने आपको कैलकुलेट करनी बड़े अच्छे से सिखाई है। 10 फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर हो सकता है, कब, अगर केवल आर एल सर्किट है। ठीक है, बिल्कुल सर। कोस फाई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इस केस में, आर बाई जेड होता है, याद आया पावर फैक्टर? हाँ सर याद आया, आर बाई जेड, आर बाई जेड, आर बाई जेड, हाँ सर याद आया, याद आया। ठीक है, ओके सर। तो अगर आपका सर्किट जो है प्योरली कैपेसिटिव है तो क्या हो जाएगा, एक्स सी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, कोस फाई की वैल्यू कितनी जाएगी, आर अपॉन जेड ही रहेगी सदा। किस केस में कितना कितना रहेगा ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है चिंस्मिक्स, यस सर। अब देखिए जरा क्वेश्चन कह रहा था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ ए मोटर ऑफ इंडक्टेंस 10 हेनरी है। In order to impart maximum power of 50 Hz, it should be connected to a capacitance. अब एक बात आई, आपका पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होता है, जब पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा तभी आपकी पावर मैक्सिमम होगी। अरे हाँ कि ना भाई, पावर का फॉर्मूला कितना आया हमारा, आप कहोगे सर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस फाई। आप चाहते हो मैक्सिमम पावर हो, तो आप क्या चाहोगे सर, हम चाहेंगे आपका जो कोस फाई है मैक्सिमम हो। कोस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कब कितनी हो सकती है, आप कहोगे सर 1 हो सकती है इसकी वैल्यू। 1 कब हो सकती है, जब आपका फाई 0 हो। फाई 0 होने का मतलब क्या है, वोल्टेज एंगल बिटवीन या फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना होना चाहिए, आप कहोगे सर 0 होना चाहिए, तभी बात बनेगी। हाँ कि ना, बिल्कुल सर। तो बेटा हम 0 कैसे कर सकते हैं सर, इसके अंदर तो इंडक्टर है तो कभी भी नहीं होगा, नहीं हो सकता है, कब हो सकता है, रेजोनेंस। याद आया कुछ पुराने का, सर रेजोनेंस में भी आपका जो सर्किट होता है इट बिहेव लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, और अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो गया तो कोस फाई की वैल्यू हो जाएगी 1। हाँ सर याद आ गया, यस सर नो। जितना आपका एक्सेल ऊपर की तरफ होता है, एक्सी नीचे की तरफ होता है, अगर ये एक्सेल और एक्सी दोनों बराबर हो जाए तो बेटा बात ही बन गई, आपका सर्किट में रेजिस्टेंस बचेगा, इंडक्टेंस खत्म, कैपेसिटेंस खत्म, एक तरह से उसका इंपैक्ट जो है। समझ में आ गई बात, ऐसा, हाँ बेटा ऐसा। तो बालक यहाँ से x इक्वल टू इसका स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है नहीं सर, पता है पापी इंसान, 50 हर्ट्ज है, यस सर 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ का स्क्वायर, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। एल कितना है, 10 है मास्टर जी, 10। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, प्लीज कैलकुलेट एंड प्लीज लेट मी नो द आंसर। प्लीज कैलकुलेट दिस एंड लेट मी नो द आंसर, क्विक, मेक इट फास्ट।
इसमें क्या खाली कैलकुलेशन का पार्ट है प्यारे बच्चों, केवल कैलकुलेशन का पार्ट है, करो। लाल रंग की मेरी कार, दो सीटें हैं पहिए चार, उसमें बैठा एक सवार हॉर्न बजाए बार बार। जल्दी से बता दो कितना आंसर आ रहा है बालक। हेलो 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 हेलो, कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं? तो मैं ही कैलकुलेट कर देता हूँ। सी की वैल्यू आ जाएगी प्यारा बच्चा, सी इक्वल टू 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी 50, 50 की मल्टीप्लाई 2 से 100, 100 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 4 इंटू पाई का स्क्वायर इंटू 10। ठीक है, पाई का स्क्वायर को लगभग मैं 10 मान लेता हूँ, तो नीचे हो गया 10 की पावर 2, 10 की पावर 6 यानी 10 की पावर -6 अप्रोक्सीमेट। आपका आंसर आ गया इतने फैराड, मतलब 1 माइक्रो फैराड। आंसर है C4 चेन्नई। ठीक है चिंस, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में है, किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। किसी को डाउट डिफिकल्टी तो नहीं है? एनीबडी 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 नोबडी? चलिए, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है बालक। इफ एनीबडी हैव डाउट प्लीज लेट मी नो। ज्यादा तेज चल रहा हूँ क्या? अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा तेज जा रहे हैं तो बता दीजिए बालक, मुझे थोड़ा स्लो हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एरा जी एरा। लॉजिक जी, क्या ही बात कर दिया आपने मास्टर जी। लो नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी बताए, क्विक। 30 सेकंड केवल नहीं, बल्कि 15 सेकंड का टाइम है आपके पास, केवल 15 सेकंड। क्विक, फटाफट से बताइए जल्दी से। यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए वाला, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतने आसान नहीं, देखते आपका आंसर आना चाहिए। हमको रोबोट समझा है सर? हाय, हमारी बैंड बजी हुई है सर। जी एनीबॉडी रिकॉर्ड दिया आंसर? चलिए, बहुत बहुत अच्छा बेटा, कई सारे बच्चों का आंसर आ गया, बिल्कुल सही है सबके आंसर। थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ बालक। इक्वेशन दिखते ही आपके दिमाग में आनी चाहिए। अच्छा, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अच्छा करंट इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, कितना फेज डिफरेंस हो गया। द पावर कंजप्शन इन द सर्किट इज, फेज डिफरेंस देखो कितना है। वोल्टेज आपका जहां पर भी है, करंट आपका इससे 90 डिग्री पीछे है, 90 डिग्री डिफरेंस है। और आपका पावर फैक्टर कितना आ गया, cos फाइव इक्वल टू कितना, cos 90 सर। cos 90 कितना होता है, 0, कहानी खत्म। बी फॉर बॉम्बे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी बेटा, समझ में आ गई बात। क्या कहा है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है, 2007 का है वो क्वेश्चन है बालक ये। किसी को डाउट हो तो इसमें पूछ सकता है मुझसे। अगर किसी को समझ ना आया हो ये कैसे हुआ है क्या हुआ है, तो बिंदास होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं बालक। ओके, एनीबॉडी हैव डाउट? यस सर, मुझे डाउट है सर, मैं डाउट से बना हुआ हूँ सर, मुझे डाउट है। बताइए। हाँ बताते हैं बालक, प्यारा बच्चा। इसमें क्या रखा देखो आप, इसमें क्या रखा, पावर कंजप्शन पूछा है इसने हमसे। ठीक है, द पावर कंजप्शन इन द सर्किट इज गिवन बाय, आपकी एसी वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज अप्लाइड इतना है, एंड द रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट इज दिस। रिजल्टिंग करंट दे रखा आपका और वोल्टेज दे रखी है। वोल्टेज कितनी है, साइन ओमेगा टी है। करंट कितना, साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, पाई/2 कितना होता है, 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, तो आंसर है सिर्फ 90 डिग्री का या पाई/2 का। ठीक है, और मुझे पता है पावर कंजप्शन का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS इंटू कोस फाई। फाई क्या होता है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, वोल्टेज और करंट का। तो फेज डिफरेंस कितना है, पाई/2 सॉरी 90 डिग्री।
तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। पावर कंजप्शन कितनी आ गई VRMS IRMS cos 90 कितना होता है सर 0। खत्म कहानी। V4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? हाँ जी, इज दिस क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फटाफट से कीजिए। लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा सर, छोटा है सर। ठीक है बेटा, अभी रुको, इंक्रीज इट साइज। चलिए कीजिए बेटा, चलिए चलिए कीजिए। एनीबॉडी? एलसी सर्किट है खाली। केवल आपका एलसी सर्किट और कुछ नहीं है। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया है। ओके, बालक आपका आंसर सही नहीं लग रहा है मुझे। लेजिट, लेजिट का मतलब क्या? मतलब कैसे कैसे अजीब अजीब से नाम रख लेते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, हाँ, जहर खाते होगा बेटा तुम। नहीं, हाँ, क्या कहानी है इसकी, देखते हैं बालक क्या एक कैसे आनी चाहिए। और काफी हमारे क्लोज क्लोज से आंसर हैं, तो हमें थोड़ा सा केयरफुली चलना होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। पॉइंट पॉइंट का इधर उधर डिफरेंस है, 5.2 0.52 साइन कोस वगैरह। देखिए क्या कर रहा है, एलसी सर्किट है, द इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, कैपेसिटेंस की 100 माइक्रोफैराड एंड वोल्टेज दिस इज अप्लाइड इन द सर्किट, द करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय। ओके तनिषा, ओके यशपाल, मेरे ख्याल से दोनों का ही आंसर आपका गलत है बाय द वे। सपना, ओके सपना शायद आपका आंसर सही है, लेट्स चेक इट आउट। और बच्चे बता दीजिए क्या क्या आपके आंसर आ रहे हैं। और जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उसमें कोई आपको एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, यू ऑल हैव टू सोल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जितना भी आपको असाइनमेंट मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली आज ही मिल जाएगा। तो वाला देखते हैं, एल की वैल्यू रखी है हमने 40 मिली हेनरी, 40 मिली हेनरी। तो एक्सएल कितना हो जाएगा आपका, होगा 40 इंटू 10⁻³ हेनरी इंटू एक्सएल क्या होता है सर, ओमेगा एल होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी, ये रही ओमेगा 314 ओमेगा टी। यस सर, नो यस सर, यहाँ पर लिख देते हैं 314। मल्टीप्लाई भी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। एक्स सी की वैल्यू, एल और सी एक जैसा दिख रहा है सर, ये हो गया एक्सएल। एक्स सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी सर। ठीक है, तो 1/ओमेगा की वैल्यू 314, सी की वैल्यू कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड, मतलब 10⁻⁻⁴ लिख लो सिंपली इसको मैं। ठीक है जी, ठीक है जी।
बिल्कुल ठीक है मास्टर जी। ठीक है चिंस, यस सर, इसको कट्टम पुट्टा करना है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी एक्स सी की वैल्यू 10⁴, एक्स सी की वैल्यू ज्यादा आएगी, 10⁴314। हाँ जी, एक्स सी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। और यहाँ पर हमें पता है, देखिए आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, अगर आपके पास आप खाली इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। कुछ तो आपके ऑप्शन फिल्टर हो जाएंगे। खाली मैग्नीट्यूड देख लें करंट का। करंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, करंट का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कैसे होती है, तो आप कहोगे सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय जेड, यही रहता है। वोल्टेज मेरे पास 10 है, अगर आपके पास जेड की वैल्यू तो बात बन जाएगी। जेड यहाँ पर क्या होता है, इंपेडेंस। इंपेडेंस रेजिस्टेंस तो है नहीं। यस सर, बाय द वे फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल या एक्सी का स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका आर तो है नहीं, आर तो गया मर, बिल्कुल सर। तो जेड इक्वल टू क्या बचेगा, बस ये मतलब सिंपली एक्सी माइनस एक्सएल या एक्सएल माइनस एक्सी, जो भी हो रहा है आपका। बाय द वे इस केस में एक्सी बढ़ा तो एक्सी माइनस एक्सएल, इसके लिए ये रहेगी जेड। आप इनको थोड़ा सा आप जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 10⁴/314 माइनस आपका 40 की मल्टीप्लाई होगी 314 से, 10 की पावर माइनस हो जाएगा ये 2, और 4 चौक 16, 4 एकम 5 और 4 तिया 12 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 12 पॉइंट समथिंग। अगर मैं सही हूं तो इसको हटा दीजिए, 10⁻⁻2 को 12.56 अप्रोक्सीमेट। 314 से 10⁴ को करना है डिवाइड, तो लगभग लगभग कितना आ जाएगी वैल्यू बालक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 300 के आसपास मान लें इसको। इसी से सारा आंसर इसी से ही आना है, सारी कहानी यही की है। तो कट्टम पुट्टा करके देखना बेटा कितनी वैल्यू आ रही है। 10⁴ 3, ये हो गया आपका 300 मान लेता हूँ लगभग। मैं जो वैल्यू आएगी उससे थोड़ी छोटे मानेंगे, 1 2 3 से 100 को डिवाइड कर लगभग 33, लगभग 33। एक्चुअली 33 से थोड़ा छोटा आएगा, 32 के आसपास मान लो। ठीक है, लगभग। बाय द वे और छोटा आएगा बाय द वे, तो सच्चाई तो ये 12.56। तो 32 में से 12 लगभग लगभग 20 के आसपास वैल्यू आएगी। मुझे तो अपना क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी सोल्व करना है। ठीक है, लगभग 20 के आसपास आपकी जेड की वैल्यू आ रही है। जेड की वैल्यू 20 के आसपास, तो यहां से मुझे मिल गई आपकी करंट की वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी आ गई, वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट कितना है, इक्वेशन में 10 दिया हुआ है, 10 साइन आपका 314, ये दिया है वैल्यू, बिल्कुल सर 10 मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज, और आपका इंपेडेंस लगभग 20 के आसपास है, तो अप्रोक्सीमेट 0.5। ये आपका ऑप्शन बचता है ए और बी। आपका सीधा बिल्कुल नहीं सोचना, इतना करने के बाद आपका आंसर सीधा है आपके पास। कैसे सर, कैसे प्यारा बच्चा, आपका इसके अंदर है क्या, सर्किट के अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर, रेजिस्टेंस है कहीं, नहीं है सर। तो 90 डिग्री जो आपकी क्वेश्चन है, 90 डिग्री आगे रहेगा या पीछे रहेगा, कुछ ऐसा ही रहना। अगर ये साइन है तो पक्की बात है वो कोस है। ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट। हाँ सर, हम तो पता नहीं क्या क्या लगा रहे थे। बात समझ में आई, आई रिपीट, प्यारा बच्चा, सर्किट के अंदर केवल और केवल आपका कैपेसिटर है और इंडक्टर है, मतलब करंट आपका तो 90 डिग्री लीड करेगा, लैग करेगा, बीच की कहानी हो ही नहीं सकती, सेम फेज में तो हो ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ठीक है, ये तो बी तो ऑप्शन हो ही सकता नहीं, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन बिफोर गोइंग फॉर छुट्टी, वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। हो सकता है आपकी सांसें थमी हुई है, नहीं सर विद्रोह कर देंगे हम, छुट्टी कर दो अब, ऐसा हो सकता है, कुछ बच्चे कह रहे हो मन मन में। लेकिन इस क्वेश्चन को, तो ये आसान क्वेश्चन है और 2019 में आया हुआ, बहुत विद इन मिनट्स आप यू कैन सॉल्व। इतना सा नहीं कि सर, हाँ बेटा बहुत ही अच्छा, हद से ज्यादा इजी है, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन जेई वाले दे सकते हैं, मुझे लगता भी नहीं था। ठीक है सर, तो बता दो, ऐसी बात है। ये लो बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ए रहा जी, हेलो जी, दिख रहा है जी, हाँ जी दिख रहा है जी। और 10-5 मिनट आपकी क्लास बढ़ भी जाती है तो बालक ऐसे दम नहीं तोड़ देना है, सर मर जाएंगे, अब जिंदा नहीं रह पाएंगे सर, जिंदगी की आखिरी इच्छा थी वो पूरी हो चुकी, अब जाने दीजिए सर, मुक्ति नहीं मिल पाएगी, मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, चलिए करो।
गिव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 4। सोचिए, हार्डली 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये भी। हाँ जी, 30 सेकंड का क्वेश्चन है खाली, इससे ज्यादा का नहीं है। सच्ची सर, फिर हमसे क्यों नहीं हो पाता उस 30 सेकंड में सर? कोशिश नहीं करते वाला, प्रैक्टिस की कमी है। अच्छा ऐसा, हाँ। हाँ जी, 1 2 3 एंड गो। मैं चल जा रहा हूँ। देखिए वाला क्या कह रहा है, सर्किट कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई नॉट इक्वल टू दिस इन टाइम डी गिव्स अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 4। आपका फेज डिफरेंस प्लस पाई बाय 4 हो सकता है, माइनस पाई बाय 4 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिटवीन द ईएमएफ ई एंड करंट आई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल एग्जिबिट दिस। कौन इसको एग्जिबिट कर सकता है? आपको पता है? यस सर, पक्की बात है, उस सर्किट में रेजिस्टेंस भी होगा। बिल्कुल सर, रेजिस्टेंस की वैल्यू सब जगह 1 किलो वाट 1 किलो ओम ही दे रखी है। चलिए रेजिस्टेंस की तो बात ही छटाएंगे। अब आप उसका कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर, आपको पता है फाई की वैल्यू है पाई बाय 4। यस सर, तो हमें पता है 10 पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। और 10 फाई जो होता है, 10 फाई ये क्या होता है? एक्सएल। अगर आपका सर्किट एक्सएल वाला है तो एक्सएल अपॉन आर होता है, एक्ससी वाला है तो एक्ससी अपॉन आर। 10 फाई की वैल्यू 1, एक्सएल इक्वल टू या तो किसी क्वेश्चन में एक्सआर हो रहा हो या फिर एक्स इक्वल टू आर हो रहा हो, जिस भी ऑप्शन में हो रहा हो वही आपका आंसर है। देखना पहले वाले का एक्सएल, एक्स पहले वाला एक्ससी है सर। एक्ससी कितना होता है आपका? सर 1 अपॉन ओमेगा सी होता है ना, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? आप कहोगे 100। सी की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 1 माइक्रोफैराड का 10⁻⁶। क्या ये वैल्यू 1 किलो ओम के बराबर है? आप कहोगे नहीं सर, ये 10⁻⁴ 10 किलो ओम के बराबर है। ऑप्शन गया एक कट्टम पुट्टा। दूसरा आरएल 1 मिली हेनरी है भैया, और ये है आपका 100। तो 10 आएगा सर, बात ही नहीं बनेगी, दूर दूर तक मतलब ही नहीं है। अरे समझे कि नहीं यार? ओमेगा एल की वैल्यू आपकी 1000 आनी चाहिए। ओमेगा कितना है? 100। एल कितना है? 1 मिली हेनरी 10⁻⁻3। तो यहां से कितना आ गया? 10 ओमेगा एल। ठीक है, यस सर, 10⁻⁻1 जाना चाहिए। कितना चाहिए? 1 किलो ओम आना चाहिए, नहीं बनेगी बात। यहां से देखते हैं सी ऑप्शन को, 1 अपॉन ओमेगा सी 10 माइक्रो बन गई, बात बन गई। देखो यहाँ पर अगर 10 कम होता, 10 से डिवाइड हो जाता तो बात बन जाती। अरे यार देख लो, आपका 1 किलो ओम आना चाहिए। कितना? एक्स सी इक्वल टू 1 किलो ओम आना चाहिए। एक्स सी कितना होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा कितना है? 100 एंड 10⁻²। सी की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोफैराड, 10 × 10⁻⁻6। नीचे बचा 10⁻⁻3, ऊपर गया 10⁻+3। यही चाहिए था मुझे। C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब कुछ बच्चे सर डी वाला भी तो हो सकता था। अरे बच्चा 10 मिली हेनरी है यार। अच्छा नहीं होगा सर, फिर ठीक है, ठीक है, बात समझे मेरे ख्याल से आ गया। C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारा बच्चा, ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। और हाँ सर, इसे हटा दें अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो। कैन वी रिमूव दिस? दिस इज फाइन फॉर द डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। असाइनमेंट जो मिलेगा उसको कंप्लीट करते रहिए। दिस इज